वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। आज की वीडियो में हम करेंगे मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के टारगेट करते हुए साइंस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन। इस वीडियो में हम साइंस के 50 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम में 2557 पोस्ट की वैकेंसी है और जिसके एग्ज़ाम होने हैं 24 सितंबर को। तो यानी समय बहुत ही कम बचा है, जिसमें सिर्फ एक महीने से भी कम है। तो आइए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो कि वेबर है, वेबर जो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अदिश राशि नहीं है? तो अदिश राशि नहीं है वो चुंबकीय तीव्रता, जो कि अदिश राशि नहीं है। अदिश क्या होती है? अदिश जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। उसके बाद सदिश राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण। तो विस्थापन, वेग, त्वरण जिसमें होता है उसे सदिश राशि कहते हैं, और अदिश राशि जिसमें परिणाम होता है। सदिश राशि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो वेक्टर क्वांटिटी। और अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो द्रव्यमान जो कि एक सदिश राशि है, आयतन जो कि एक सदिश राशि है। तो चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता क्या है? तो ये अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं है मतलब क्या है? ये सदिश राशि है। जबकि द्रव्यमान, द्रव्यमान जो कि अदिश राशि है, आयतन भी अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि केवल परिणाम की रिक्वायरमेंट होती है। आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड है। तो शक्ति यानी P=W/T, कार्य करने की दर को अपान समय होता है। तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, यानी जूल पर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होता है। उसके बाद शक्ति का जूल सेकंड तो होता ही है मात्रक, उसके अलावा एक वाट मात्रक भी होता है। और एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। किसी वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य वास्तविक लंबाई को क्या कहलाती है? दूरी। किसी बिंदु से प्रारंभिक से अंतिम तक तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो दूरी कहते हैं। अगर प्रारंभिक से और अंतिम तक न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे विस्थापन कहते हैं। दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, विस्थापन विस्थापन हमेशा विस्थापन जो कि जीरो भी हो सकता है, उसके अलावा निगेटिव भी हो सकता है। विस्थापन जो कि सपोज कीजिए कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो आप ऐसे ऐसे गए तो ये पूरी ट्रेवल की गई डिस्टेंस को दूरी कहते हैं। और लेकिन शार्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है उसको हम विस्थापन कहते हैं। कंबल को झाड़ने में धूल मिट्टी के कणों को नीचे गिरने की गति कौन से नियम का पालन करती है? तो गति के प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम किस पर डिपेंड करता है? तो जड़त्व के नियम पर, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड करता है। दूसरा, गति का सेकंड नियम किस पर वर्क करता है? संवेग संरक्षण P=mv पर वर्क करता है। और थर्ड नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे रॉकेट प्रपल्सन किया जाता है तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। और ये गति का तृतीय नियम होता है, एक्शन=रिएक्शन। उसके बाद गति का जो दूसरा नियम होता है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt। तो इस तरह से ये प्रिंसिपल होता है। और न्यूटन के गति को नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने ही दिया था। उसके अलावा न्यूटन के 3 फार्मूले होते हैं। वो 3 फार्मूले कौन कौन से होते हैं? V=u+at, S=ut+12at²। उसके बाद तीसरा v² + u² + 2as। इस तरह से फार्मूले होते हैं। तो झाड़ने पर गति का कौन सा नियम फॉलो होता है? तो गति का प्रथम नियम। बंदूक से गोली निकलने के पश्चात कंधे के पीछे की ओर जाना गति के किस नियम की पुष्टि करता है? तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पुष्टि करता है। और क्रिया प्रतिक्रिया नियम किस पर डिपेंड करता है? तो ये थर्ड नंबर के नियम पर डिपेंड करता है। जड़त्व का नियम जो कि पहले नियम पे, संवेग संरक्षण का जो कि सेकेंड नियम है। एक वृत्ताकार परिधि के गतिमान कण को बाह्य बल लगाने और इस बल की दिशा में वृत्त के केंद्र की ओर दिष्ट करता है तो क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल। सपोज करिए कि एक बॉडी है, उसके अंदर बाहर अंदर एक पार्टिकुलर पॉइंट को टारगेट करके जो बल लगाया जाता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, यानी अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है।
और जल में जब ऊपर और नीचे ऊपर की ओर बल लगता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल को किसने दिया था? तो उत्प्लावन बल को आर्किमिडीज ने दिया था। सहसंयोजन बल क्या होता है? तो जैसे एक पार्टिकल के एक बबल के अंदर जो फोर्स लगता है उसे सहसंयोजक बल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? तो किए गए कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का फार्मूला क्या होता है? तो P=W/T और यूनिट क्या होती है? जूल पर सेकेंड। संवेग P=mv और यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। बल का P=m में न्यूटन होता है। ऊर्जा जो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बैटरी का आवेशन प्रक्रिया। तो बैटरी की आवेशन प्रक्रिया क्या है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करना क्या कहलाता है? तो बैटरी के आवेशन की प्रक्रिया कहलाती है। जब क्वथनांक बिंदु से कम तापमान पर द्रव गर्म होकर गैस में बदलता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। पदार्थों को एंट्रोपी ऊष्मागतिकी किस नियम पर आधारित होता है? तो ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम पर। ऊष्मागतिकी के निकाय इस अव्यवस्थित होती है, यह ऊर्जा इसका उपयोग दूरी करते हैं। एंट्रोपी जो यश होते हैं। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलने जल में, क्योंकि भाप गुप्त ऊष्मा होती है। जल, भाप, ऊष्मा परिवर्तन, ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। और जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश का 7 रंग विभक्त होते हैं, कहलाता है वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसको कैसे जानते हैं? वाइबगोर, बी से वायलेंट, आई से इंडिगो, ब्लू, जी से ग्रीन, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद रेड। तो इस तरह से ये हम रंगों को जानते हैं, वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, वाइबगोर। तो वी से वायलेंट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह से 7 कलर जो होते हैं। उसके बाद अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन आता है और ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र मतलब उसमें आके और आपस में ही टकराते रहते हैं। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन जैसे पानी आया और फिर अंदर चला गया, यानी मीडियम से अंदर चला गया, तो अपवर्तन कहलाता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन, ये फिनोमेना क्या कहलाती है? तो रिफ्लेक्शन कहलाती है। समतल दर्पण के से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो सीधा, आभासी और वस्तु के समान। सीधा, आभासी और वस्तु के समान बनता है, यानी बराबर आभासी और सीधा बनता है। हीरे की चमक का क्या कारण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे की चमक होती है, यानी उसमें क्या होता है? तो उसमें आपस में लाइटें रिफ्लेक्ट होती रहती हैं एक दूसरे से। पानी की ग्लास में रखा हुआ नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी की ग्लास में रखा हुआ नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ध्वनि की प्रबलता संबंधित है। तो ध्वनि की प्रबलता संबंधित है आयाम से। आवृत्ति से क्या होता है? तो आवृत्ति से हम कंपन को नापते हैं। उसके बाद चाल क्या होता है? तो चाल दूरी बटा समय होता है, यानी स्पीड। उसके बाद तारत्व, आयाम को हम क्या समझते हैं? आवर्तकाल की अधिकतम परिवर्तन को आयाम कहते हैं। उसके अलावा ध्वनि का मात्रक क्या होता है? तो ध्वनि का जो यूनिट होता है डेसिबल होता है। और हम कितनी ध्वनि सुन सकते हैं? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम ध्वनि सुन सकते हैं। सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो सोनार नौ संचालकों द्वारा, सोनार पराध्वनि होती है, यानी अल्ट्रासाउंड, जो कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है? तो अल्ट्रासाउंड जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, जिसको हम सुन नहीं सकते, 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा होता है उसे अल्ट्रासोनिक यानी पराध्वनि कहते हैं। और जो 20 हर्ट्ज से कम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको इंफ्रा साउंड कहते हैं। तो नौ संचालकों द्वारा ये किया जाता है, यानी सोनार।
उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा उपयोग की जाती हैं? तो अवरक्त तरंगे से टीवी रिमोट कंट्रोल किया जाता है। किस ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी तो कोई पतली दिखाई देती है? तो तारतम्य के कारण कोई ध्वनि मोटी तो कोई पतली सुनाई देती है। चुंबक के बाहरी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है? तो चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है नॉर्थ साउथ। ऐसे चुंबक में हमेशा कितने ध्रुव में रहती है? तो चुंबक हमेशा द्विध्रुव होता है, नॉर्थ साउथ, इस तरह से। उसके बाद मुक्त रूप से लटकने वाले चुंबक कौन से ध्रुव में ठहरती है? तो उत्तर दक्षिण में हमेशा ठहरती है। विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त तारों का प्रतिरोध का गलनांक होता है उच्च प्रतिरोध और न्यूनतम गलनांक। फ्यूज तार क्या होते हैं? तो फ्यूज तार जो कि पीबी यानी सीसा और एसएन यानी टीन को मिला के बनाए जाते हैं। उसके बाद इनकी प्रतिरोधकता उच्च प्रतिरोध होते हैं और जल्दी गर्म हो जाते हैं। गलनांक कम रखा जाता है और जल्दी पिघल जाएं। ऐसा क्यों किया जाता है? जैसे फ्यूज तार है तो उसकी एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है। जैसे कभी करंट बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो तार पिघल जाएगा, यानी इसकी एक लिमिट के हिसाब से ही फिक्स कर दिया जाता है। अगर सपोज कीजिए कि आप फ्यूज तार को बहुत ही अच्छे क्वालिटी का लगा देते हैं तो फ्यूज तार तो बच जाएगा, लेकिन आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सारे ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि फ्यूज तार सिर्फ फ्यूज तार का पर्पज़ सिर्फ यही होता है कि जब करंट की वैल्यू ज़्यादा आए तो फ्यूज तार पिघल जाए और टूट जाए। फिर फ्यूज तार को हम चेंज कर देते हैं और फिर तो फ्यूज तार यहाँ से टूट जाएगा तो जो घर की जितनी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें होंगी वो सेफ बच जाएंगी। अगर फ्यूज तार को अब बचाना है तो घर की सारी डिवाइसेस को नुकसान करना ही होगा। उसके बाद घरों में प्रयुक्त होने वाले विद्युत उपकरण में कौन सा क्रम में संयोजित किया जाता है? तो जो विद्युत क्रमों की कौन से क्रम में संयोजित किया जाता है? तो उसे पैरेलल सीरीज में किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है कि अगर पैरेलल सीरीज में रहेगा तो करंट सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर हम जैसे ऐसे अगर सीरीज में होगा तो पहले वाले में ज़्यादा करंट, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फिर कम कम होते होते तो जो लास्ट घर होगा उसमें करंट की सप्लाई बहुत ही कम हो जाएगी और धारा असमान हो जाएगा और उसके बाद विभव। तो इस तरह से हम सीरीज को अवॉइड करते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो विद्युत उपकरणों में यानी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में या घरों की वायरिंग करने में हम पैरेलल सीरीज का उपयोग करते हैं। उसके अलावा इनका फार्मूला क्या होता है? तो सीरीज का फार्मूला होता है R=R1 + R2। उसके बाद अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला देखें तो 1/R1 + 1/R2 प्लस ऐसे इन्फिनाइट होता है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। ये हम कैसे जानते हैं? I=dq/dt। तो dq जो डिनोट करता है एम्पियर से और t जो टाइम से डिनोट करता है। तो इस तरह से आवेश का हम मात्रक जानते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रतिरोध को दोगुना करने में विद्युत धारा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आधी हो जाती है। I डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है, यानी रेजिस्टेंस होता है। धारा करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेजिस्टेंस। यू नो अबाउट द V=IR। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर I को इंक्रीज करेंगे तो R डिक्रीज होगा, अगर I को डिक्रीज करेंगे तो R इंक्रीज होगा। तो अगर प्रतिरोध को दोगुना करते हैं यानी रेजिस्टेंस डबल करते हैं तो करंट क्या होगा? करंट आधा हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर रेजिस्टेंस डबल करते हैं तो करंट कम हो जाता है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। और धारा कितनी टाइप की होती हैं? तो AC और DC। AC क्या होता है? तो अल्टरनेटिव करंट, और DC होता है डायरेक्टिव करंट। तो इस तरह से धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज धारा की आवृत्ति होती है। लेजर किरण की खोजकर्ता कौन है? तो TH मेमन जो कि लेजर किरण के खोजकर्ता हैं।
परमाणु भट्ठी और परमाणु संयंत्रों में नाभिकीय विखंडन क्रिया होती है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। परमाणु भट्ठी में एक नियंत्रित श्रृंखला उपयोग की जाती है। उसके बाद अल्फा को पॉजिटिव होता है, बीटा निगेटिव होता है, गामा उदासीन होता है। अल्फा को और किस तरह से डिनोट करते हैं? 2He4। और रेडियो एक्टिव की खोज किसने की? तो हेनरी बैक्यूरेल ने की। और इस तरह से तो अब परमाणु बम में किस तरह की श्रृंखला का उपयोग किया जाता है? तो अनकंट्रोल यानी अनियंत्रित श्रृंखला का उपयोग करते हैं। जैसे कि एक बनता है, उसके बाद उसके 3 हो जाते हैं, फिर इन तीनों के फिर 3-3 बढ़ते जाते हैं, तो इस तरह से अनकंट्रोल हो जाते हैं, और जो कि परमाणु भट्ठी में एक नियंत्रित कंट्रोल वे में किए जाते हैं। थायराइड कैंसर के उपचार के लिए उपयोगी होता है तो I31। थायराइड कैंसर के लिए उपयोग होता है I31। I31 क्या होता है? आयोडीन होता है। P31 क्या होता है? तो P31 से हम ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। CO60 यानी कोबाल्ट 60 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो CO60 का उपयोग, कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। K40 का भूगर्भिक जीवाश्म के लिए, K40 का भूगर्भिक जीवाश्म के लिए हम उपयोग करते हैं। हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो कि नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर आधारित है, और नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम काम करता है, यानी दूसरा सही होता है। भ्रूण जांच का उपयोग की जाने वाली तरंगे तो पराध्वनि तरंगे होती है, यानी अल्ट्रासोनिक तरंगे उपयोग की जाती हैं। अल्ट्रासोनिक तरंगे कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा होती हैं उन्हें पराध्वनिक तरंगे कहते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक क्या होती है? तो उस ध्वनि को हम सुन सकते हैं। कैंसर की जांच के लिए उपयोगी किरणें कौन है? तो कैंसर की जांच के लिए एक्स रे यानी इम्पॉर्टेंट होती हैं। नर और मादा जननांगों के विकार को पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड उपयोग किया जाता है। राइनोस्कोप की जांच का उपकरण है, तो राइनोस्कोप जो कि नाक के जांच का एक उपकरण है, नाक के जांच का एक उपकरण है। उसके बाद जल में भीगी 2 कांच की प्लेटों को चिपकने का कारण कौन सा बल है? तो सहसंयोजन बल यानी कोहेसिव फोर्स, जो कि 2 भीगी प्लेटों को जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, और साबुन के बुलबुले का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यदि आप 4 गेंदें ABCD कुल द्रव्यमान समान है तो उनमें आयतन घटता है और उच्चतम न्यूनतम घनत्व वाली गेंदें होती हैं, तो D और A। ABCD एक 4 द्रव्यमान की गेंदें हैं और बढ़ता है घटता है, तो इस तरह से हम अगर कॉम्बिनेशन दें तो आयतन सबका में ज़्यादा आयतन किसका है? तो A का है। घनत्व D इक्वल टू M/V होता है, तो D इज इक्वल टू D इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर इसमें D सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो यानी जो बड़ा है वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से D और A का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो उच्चतम घनत्व किसका होगा? D का होगा। न्यूनतम घनत्व किसका होगा? तो A का हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन करेक्ट है। किसी पदार्थ को 1 ग्राम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होती है? तो विशिष्ट ऊष्मा की और गुप्त ऊष्मा। किसी वस्तु की गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की उसी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को कहते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv²। उसके अलावा m क्या होता है? तो मास होता है, v जो कि वेलोसिटी होता है, ke क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी होता है। उसके बाद स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा mgh जो कि mgh होता है। तारे टिमटिमाने का उदाहरण क्या है? तो तारे टिमटिमाना प्रकाश के
अपवर्तन के कारण होता है। तो तारे टिमटिमाना का जो कारण है प्रकाश का अपवर्तन है। सूर्य के प्रकाश का मापन किया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश का मात्रक जो कि लक्स मीटर से किया जाता है। पायरोमीटर जो तापमान को नापता है। हाइग्रोमीटर जो कि वायुमंडल की आर्द्रता को नापता है। लैक्टोमीटर जो कि दूध की शुद्धता को मापता है। उसके बाद सिस्मोमीटर भी किसको नापता है, तो वो भूकंप की तीव्रता को नापता है। रिएक्टर स्केल जो कि भूकंप की तीव्रता के स्केल को बताता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, उसके बाद गैस में होती है, उसके बाद द्रव और ठोस। ठोस में जो कि सबसे कम होती है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने में प्रकाश में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट समय लगता है। एक वस्तु का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में उसका तापमान क्या होगा, तो फ़ारेनहाइट में उसका तापमान 32 फ़ारेनहाइट होगा। एक स्वस्थ मनुष्य के फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर कितना होता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान। अगर इसको हम डिग्री में जाने तो डिग्री में कितना होता है, तो 36.9 डिग्री होता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान। और किस तापमान पर जो कि डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री टेम्परेचर पर तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो कि दोनों इक्वल होते हैं -40 डिग्री पे। निम्न में से किस ऊष्मा संचरण की विधि को मापन की आवश्यकता नहीं है, तो विकिरण को मापन की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से हमने आज 47 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अग्नि 24x7 को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।